हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिगम स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। इस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया और यह जो वीडियो है ये इस लेसन का सेकंड पार्ट है। इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने श्रीलंका और बेल्जियम दो कंट्रीज़ हैं, उनके बीच मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो है उनकी प्रॉब्लम को उन लोगों ने कैसे सॉल्व किया इसके बारे में बताया था। और आप इस वीडियो को मेरे YouTube चैनल पर जा कर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, वहाँ से भी उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जो होती है वो क्यों ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। होता यह है कि किसी भी कंट्री में कई ग्रुप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, और जब उनके बीच पावर शेयरिंग हो जाती है तो इससे क्या होता है, उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़ा इनका कोई इश्यू नहीं रहता, लेकिन ये छोटे छोटे ही कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं बाद में बहुत बड़ा वायलेंस का रूप ले लेता है। तो अगर हम पावर शेयरिंग कर देंगे इन सोशल ग्रुप्स के बीच तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसके साथ ही जो कंट्री है उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है। तो पावर शेयरिंग इसलिए भी ज़रूरी है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो स्पिरिट है डेमोक्रेसी का। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का स्पिरिट है। देखिए, डेमोक्रेसी में हम जानते हैं क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो वहाँ के उस कंट्री के लोग हैं वो लोग भी शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी दें, वो सिस्टम में अपनी भागीदारी दें। तो इस तरह अगर डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होती है तो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग भी सिस्टम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, और ये वहाँ के लोगों का अधिकार है, राइट है उन लोगों का कि वो वहाँ के शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी दें। तो ये दो चीज़ें जो हैं इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। जो पहला तर्क है कि जो पावर शेयरिंग हुई उसके चलते सोशल जो ग्रुप्स हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता है। इसको हम कहते हैं प्रूडेंटल रीज़न। ठीक, इसको क्या कहते हैं, प्रूडेंटल रीज़न। दूसरा जो है कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग ज़रूरी है ताकि वहाँ के लोग, उस कंट्री के लोग भी उस सिस्टम में अपनी हिस्सेदारी दें। इसको हम कहते हैं मोरल रीज़न। तो प्रूडेंटल रीज़न के अंतर्गत क्या आया कि सोशल ग्रुप्स के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है उसको कम करने के लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। मोरल रीज़न क्या है, मोरल रीज़न के अंतर्गत ये आता है कि डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी है कि वहाँ के जो पीपल्स हैं वो लोग भी सिस्टम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। तो ये हो गया पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। और डेमोक्रेसी में तो यही होता है, हम अपने लीडर को चुनते हैं, और लीडर को चुनना जो है वो हम अपने पावर का इस्तेमाल करके लीडर को अपने चुनते हैं, और हम जिसे चाहते हैं वो हमारा लीडर बनता है और वो गवर्न करता है, रूल्स बनाता है और हम उसको फॉलो करते हैं। तो एक तरह से डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है और इसीलिए पावर शेयरिंग की जाती है। इसके बाद है आपका खलील्स डिलेमा। अब हम बात करेंगे खलील डिलेमा की। खलील जो है वो बेरूत सिटी में रहता है
उसके जो माँ बाप हैं, मदर फादर, वो अलग अलग कम्युनिटी के हैं। उसके पिता जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं और मदर जो है वो सुन्नी मुस्लिम है। यहाँ लेबनान जो है, मतलब इस लेबनान में ये ऐसी बात जो है वो नई बात नहीं थी। वहाँ पे ऐसे अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते थे और उसके बाद वहाँ से वो जो बेरूत कैपिटल है वहाँ भी बस जाते थे। वो लोग मिलजुल के रहते थे, लेकिन जब सिविल वॉर होता था तो वो एक दूसरे से लड़ते भी थे। और इसी तरह के एक सिविल वॉर में खलील के जो चाचा थे, अंकल, उनकी मौत हो गई थी। तो जब सिविल वॉर वहाँ का ख़त्म हुआ तो लेबनान के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो डिफरेंट टाइप के जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ थे उसके बीच में पावर शेयरिंग की बात की। और क्या निश्चय किया गया कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होगा वो मैरोनाइट सेक्ट का होगा और मैरोनाइट सेक्ट का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। और जो सुन्नी मुस्लिम है वो पीएम बने होंगे। डेप्यूटी पीएम का जो पोस्ट है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के पास जाएगा और स्पीकर जो है वो सिया मुस्लिम होंगे। तो ये चीज़ तय हुई। साथ ही साथ इसमें और भी चीज़ें तय हुई कि इसमें क्या तय हुआ और कि जो क्रिश्चियन है वो फ्रांस में प्रोटेक्शन की मांग नहीं करेंगे और जो मुस्लिम है वो सीरिया के साथ मिलने की बात नहीं करेंगे। इस बात पे वे राजी हुए और इस चीज़ को वो बहुत समय तक इन लोगों ने माना और मानते चले आ रहे हैं अभी भी। लेकिन खलील को क्या प्रॉब्लम है? खलील को ये प्रॉब्लम है कि जो ये समझौता है उसको लगता है कि सिस्टम में बहुत गड़बड़ी है। प्रॉब्लम क्या है? वो यह मानता है कि रिलीजन को लेके कोई पर्टिकुलर पोस्ट नहीं देखना चाहिए। मेरी पहचान मेरे रिलीजन से नहीं है। उसका कहना है कि अगर आप डेमोक्रेसी में हैं तो आप इलेक्शन कराइए, आप हर पोस्ट के लिए इलेक्शन कराइए और सबको उस पोस्ट के लिए फ़ाइट करने के लिए मौका दीजिए। जो जीते वो उस पोस्ट पे जाए, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। ये चीज़ खलील का मानना है। लेकिन उसके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो एल्डर्स हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि ये जो भाई नियम हम लोगों ने बनाया है और जो हमारा समझौता हुआ है इसके चलते हमारे देश में शांति है और हम इसी को मान के चलेंगे। अगर मेरी बात पूछी जाए तो मैं भी यही कहूँगी कि मेरे हिसाब से कि खलील इज़ राइट। आप हर पोस्ट के लिए इलेक्शन कराइए, आप किसी रिलीजन को उसमें बाउंडेशन मत कीजिए कि इसी पोस्ट के लोग आएंगे। हर रिलीजन के लोग को किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए फाइट करने के लिए मौका दीजिए और जो जीते उसको उस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाए। डेमोक्रेसी में होना भी यही चाहिए। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्या पढ़ेंगे? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए, पॉलिटिकल पावर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी गवर्नमेंट में हम पॉलिटिकल पावर को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम पावर की शेयरिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम पावर की शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ है एक कि किसी भी गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पावर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन पावर की शेयरिंग की जा सकती है। जब मैंने डेमोक्रेसी के पहले जो गवर्नमेंट थी पहले, उनमें जो पावर था वो किसी एक पर्सन के हाथ में रहती थी। पहले जो किंग्स होते थे, एम्परर्स होते हैं थे, तो पावर्स उनके हाथ में होती थी। पर डेमोक्रेसी में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो पीपल है वो पावर्स का सोर्स होती है और पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत से लोगों के बीच होता है। किसी एक इंसान के हाथ में पूरी पावर नहीं होती। पहला फॉर्म हम ये देखेंगे कि
पावर शेयरिंग कैसे के कहाँ कहाँ रहती है डेमोक्रेसी में, किसके पास पावर रहती है। ठीक, तो जो डेमोक्रेसी है उसमें गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके बीच में पावर की शेयरिंग होती है। ये ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। इनके बीच, इन लोगों के बीच पावर की शेयरिंग होती है। और यह जो पावर की शेयरिंग है वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। इसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में, कि गवर्नमेंट के जो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो सेम लेवल पर काम करते हैं, अपने सेम लेवल पर अपने पावर को यूज़ करते हैं। इनका लेवल क्या होता है, सेम होता है, और उसी लेवल पे रह के वे अपने अपने पावर को यूज़ करते हैं। इसमें कोई बड़ा नहीं होता, कोई मतलब जैसे एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है ये और लेजिस्लेचर है, तो इसमें हम ये नहीं कर सकते कि सारी शक्ति जुडिशरी के पास है या जुडिशरी सबसे बड़ा है या लेजिस्लेचर सबसे बड़ा है, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। इनका लेवल एक है और ये अपने अपने, इन लेजिस्लेचर का अपना पावर है, इसके पास अपनी पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास अपनी पावर है और जुडिशरी के पास अपनी पावर है। ये अपने अपने पावर का अपने कार्य क्षेत्र में यूज़ करते हैं। ये है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इस प्रकार का जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का, इसमें किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती है और ये जो ऑर्गन्स होते हैं एक दूसरे के काम को चेक करते रहते हैं। सबको रहता है कि भाई जुडिशरी के काम को लेजिस्लेचर ने चेक किया या एग्जीक्यूटिव ने, मतलब ये रहता है कि ये एक दूसरे के काम को चेक करते हैं। इसी को कहते हैं चेक एंड बैलेंस। अगर हम चेक एंड बैलेंस को समझना चाहते हैं तो इसको देखिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मिनिस्टर्स होते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ये अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने अपने जगह पे पावर का यूज़ करते हैं। ठीक, और ये पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के तरफ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे एक जज है, जज को कौन अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो उसके द्वारा जज जो है अपॉइंट होता है, पर जज जो होता है वो एग्जीक्यूटिव के काम की निगरानी करता है। देखिए यहाँ जज को किसने अपॉइंट किया, एग्जीक्यूटिव ने, लेकिन जज जब जज बन गया तो वो एग्जीक्यूटिव के काम को देख रहा है। अगर वो एग्जीक्यूटिव कहीं गलत जा रहा है तो नहीं भाई रुको, आप गलत कर रहे हो, तो वो जज को इस चीज़ का हक है या पावर है, मिला है उसको। तो यही जो चीज़ है इसी को कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इसी को कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। एक बार और समझाऊं कि सभी एक दूसरे के जो भी ऑर्गन्स है वो एक दूसरे के काम को देखते हैं इसमें। इसी को कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। अभी हमने पावर शेयरिंग के हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा। एक और तरीका है पावर शेयरिंग का जिसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। अच्छा, वर्टिकल डिवीज़न को समझने के लिए पहले हम जो गवर्नमेंट है उसमें डिफरेंट लेवल पे कैसे ऑर्गन्स होते हैं या गवर्नमेंट है उसको हम जानेंगे। जैसे कोई कंट्री है तो उसमें इंटायर कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और हमारे इंडिया में क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट। ठीक, उसके बाद होता है स्टेट लेवल पे, जैसे प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उसे डिफरेंट नाम से, मतलब हर कंट्री में उसका नाम अलग अलग होता है। इंडिया में से हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। जो इंटायर कंट्री के लिए हुआ उसको क्या कहें, सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट हुई उसको हमने कहा स्टेट गवर्नमेंट।
ये जो गवर्नमेंट है, इनकी पावर क्या है, ये क्या काम करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, इन चीज़ों को इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली बताया गया है। और बेल्जियम में भी ऐसा किया गया है। बेल्जियम जो है उसमें भी ये चीज़ की गई है, पर श्रीलंका जो कंट्री है उसमें ऐसा नहीं है। क्या क्या हमने देखा कि जो इंटायर कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट है उसको फेडरल गवर्नमेंट कहा गया, या इंडिया में उसे सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। प्रोविंशियल लेवल और रीजनल लेवल पर जो गवर्नमेंट है इंडिया में उसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। इन दोनों गवर्नमेंट के जो पावर है उनको कहाँ बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बताया गया है। इसके साथ ही इंडिया में और भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है लोकल लेवल पे, जैसे म्यूनिसिपल हो गया, पंचायत हो गया, ये भी एक लेवल है इंडिया में। ठीक, हमने ये जान लिया। अब हम जानेंगे वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर क्या है। तो इसमें क्या है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया और लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का नंबर आता है, उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट है उसका नंबर आता है। तो इस तरह जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल में हमने क्या कहा? हॉरिजॉन्टल में हमने ये देखा कि जो पावर शेयरिंग है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच होती है। गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच पावर की शेयरिंग हो रही है। लेकिन वर्टिकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है या वर्टिकल पावर शेयरिंग जो है उसमें क्या होता है, वो डिफरेंट लेवल्स पे पावर शेयरिंग होती है। सबसे ज़्यादा हायर टू लोअर, ऐसे हम कह सकते हैं, हायर टू लोअर लेवल। सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे कम क्या है? लोकल जो गवर्नमेंट है, जिसके अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये सब आ जाएंगे, उनके पास है। तो ये हमने देखा कि पावर शेयरिंग का दो तरीका हमने देखा, पहला हॉरिजॉन्टल और दूसरा हमने देखा वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल लेवल ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग, इसको हमने देखा। एक वर्ड है इसमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके बारे में हम जान लें। इसमें क्या होता है कि जो अपने देश के वीकर सेक्शन हैं, जैसे औरतें हो गई या SC ST हैं, इन लोगों के लिए कुछ असेंबली और पार्लियामेंट में कुछ सीट रिजर्व्ड होते हैं, ताकि इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए या इनको भी समान अवसर मिले, क्योंकि इनकी संख्या कम है और शायद में भी हम लोग ये जानते हैं कि ये जीत नहीं पाएंगे इलेक्शन में, तो इसलिए इनके लिए सीट रिजर्व रहता है। तो इसी को कहते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये चैप्टर आपका है ख़त्म, ये चैप्टर आपका हो गया ख़त्म। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद है, आपको लगता है मेरे वीडियोस अच्छे हैं, आपके लिए लाभदायक हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस ले आऊँ और भी कंटेंट बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।